होस्ट बना दिया है मैंने आपको, और आप शुरू करिए। जी सुमन जी। मेरी आवाज सब लोगों तक जा रही है क्या? बिल्कुल आ रही है जी सर, आ रही है जी। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सुमंत कश्यप है और केपी एस्ट्रोलॉजी पे अभी हम चर्चा करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी कृष्णमूर्ति पद्धति के नाम से भी जानी जाती है और आप सब में से बहुत से लोग जानते भी होंगे। कृष्णमूर्ति पद्धति के बारे में हम जो भी बात करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरी जो ज्योतिष की विद्याएं हैं वो इससे बेकार हैं या अच्छी हैं। ये कोई मेरा मोटिव नहीं होगा और ना आप लोग इस चीज़ को समझेंगे, क्योंकि जो भी विद्याएं बनी हैं, जिन्होंने भी उसे बनाया है, वो हम लोगों से ज़्यादा विद्वान रहे हैं। चाहे वैदिक ज्योतिष है, अंक ज्योतिष है, लाल किताब है, केपी है, कुछ भी है। बस मैं चूँकि केपी करता हूँ और यहाँ केपी पे मुझे मौका मिला है, तो मुझे जो इसके पॉइंट्स अच्छे लगे हैं वो मैं आप तक शेयर करूँगा। हो सकता है कुछ पॉइंट्स पे आप सहमत ना हो, कोई आवश्यक नहीं कि सभी बातों पे आप सहमत हों। तो आइए, सबसे पहले केपी मैंने देखा केपी के लिए अच्छी जो बातें थी और मैंने इसको आगे परस्यू किया। क्यों किया, इसके लिए मैं पहले आपको एक स्क्रीन शेयर करूंगा। ये सॉफ्टवेयर है केपी स्टार वन का कुंडली बनाने के लिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये है जो राशि चार्ट लिखी हुई है, ये राशि चार्ट एक्चुअल में लग्न कुंडली है। तो वैदिक से जब आप प्रिडिक्शन करते हैं तो सामान्यतः हम लेते हैं कि कोई भी ग्रह किस भाव का स्वामी है, किस राशि में बैठा है, किसकी दृष्टि है। यानी यहाँ जो ज्यादातर प्रिडिक्शन होता है, ज्यादातर की बात मैं करूंगा, ग्रह, राशि और भाव पे होता है, फिर दृष्टि भी जोड़ ली जाती है। वैदिक में कुछ लोग नक्षत्रों को भी लेते हैं। वैसे नक्षत्र तो वैदिक ज्योतिष का ही हिस्सा है। 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र। वैदिक ज्योतिष में आप कम समय में यदि किसी भी प्रेडिक्शन को एक्यूरेसी के साथ करना चाहेंगे तो फिर वर्ग कुंडलियों का सहारा लेना होता है। वर्ग कुंडलियां इस समय सॉफ्टवेयर आ जाने से 144 तक निकल जाती हैं, लेकिन इसको जब हम प्रैक्टिकली जब देखेंगे, प्रैक्टिकल हिसाब से हम समझें, तो पूरे वर्ग कुंडलियों का अध्ययन करना, फिर किसी निष्कर्ष पे पहुंचना सभी लोगों के लिए उतना आसान नहीं होता। सर सॉरी, मैं केपी रिक्वेस्ट ज्योतिष क्या करता है, सर कम सॉरी मैं आपको समय इंटरप्ट कर रही हूँ। कीजिए। सर सबको जरा प्लीज म्यूट कर देंगे, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रही है। काफी डिस्टर्बेंस आ रही है सर। यस यस एब्सोल्युटली राइट। धीरे पहली बात तो जो लोग म्यूट ऑल कर ज्वाइन दो कर रहे हैं उन लोगों सर, को म्यूट ऑल कर दो। इतना ज्ञान होना चाहिए। सुमन जी म्यूट ऑल कर दो। अच्छा रतन जी आप हो गए, रतन जी आप होस्ट बन गए। नहीं, मैं होस्ट नहीं हूँ। मैं जी, कह रहा हूँ कि आप सब लोगों को बिल्कुल म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दो। लास्ट में आपने सब लोगों को अनम्यूट करना है। तब तक के लिए सब लोगों को, और ये किसी का बच्चा, मतलब कोई व्यक्ति जो ये जो कर रहे हैं ना, जो ड्राइंग व्राइंग कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, वो थोड़ा सा मर्यादा का ख्याल रखें। अगर नहीं है मन क्लास ज्वाइन करने का तो वो छोड़ करके चले जाएं, ताकि कोई डिस्टरबेंस जो है वो यहाँ ना आए। तो ये मेरा सब लोगों से निवेदन है कि आप लोगों के लिए ठीक है, हम लोग क्लास ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं, जिस क्लास के पैसे लगते हैं वो फ्री में दे रहे हैं। आप लोगों को नहीं समझ में आना, नहीं अच्छी लगी तो बेशक आप लोग। चलिए, सभी लोगों को म्यूट कर दिया है मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जब मेरा ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग अपना क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ जो हमारी बातचीत थी कि वर्ग कुंडलियों के द्वारा आप अध्ययन करेंगे तो समय ज़्यादा लगेगा, जबकि कृष्णमूर्ति पद्धति में समय की बचत होगी। कम समय में आप अच्छे तरीके से काफ़ी एक्यूरेसी के साथ प्रिडिक्शन कर पाएंगे। 100% सटीकता कहीं नहीं होती है मेरे अपने विचार से, क्योंकि ज्योतिष या वास्तु यदि विज्ञान है तो विज्ञान कभी 100% नहीं होता। हमेशा नए नए चीज़ें परिवर्तन होता रहता है।
तो कृष्णमूर्ति जी ने जो वैदिक का कॉन्सेप्ट चला आ रहा था 9 ग्रह, 12 राशि और 27 नक्षत्र का, उसमें उप नक्षत्रों को जोड़ा जिन्हें हम सबलॉर्ड्स कहते हैं। अब इन उप नक्षत्रों को जोड़ने के पीछे रीजन क्या था, सबलॉर्ड्स आखिर क्यों आए? कोई भी सबलॉर्ड 2 मिनट से लेके 7 मिनट तक मैक्सिमम इस बीच में बदलता है। 9 मिनट तक भी जाते हैं जो बड़े वाले सबलॉर्ड्स होते हैं। वैसे हमें जो उसका कैलकुलेशन पार्ट है उस चीज में जाना नहीं होता, क्योंकि सॉफ्टवेयर में आसानी से आ जाता है और इसमें गलती की संभावना कम होती है, नहीं के बराबर होती है। तो इस स्थिति में ये जो आप सॉफ्टवेयर में देख रहे हैं, यहाँ पे ग्रहों के बारे में है, प्लैनेट्स, यहाँ पे ग्रह लिखे हुए हैं, इनकी ये राशियां लिखी हुई हैं, राशियों के स्वामी, यहाँ राशियां हैं, यहाँ स्टार यानी नक्षत्र हैं, यहाँ सब लॉर्ड हैं। वैसे ही सभी भाव हैं यहाँ पे, उनके राशि लॉर्ड, उनके स्टार लॉर्ड और उनके सब लॉर्ड दिए हुए हैं। यानी कृष्णमूर्ति पद्धति में किसी भी ग्रह का रिजल्ट जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, जिसके आधार पे हम ये कहें ये ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा रिजल्ट देगा, तो वह सब लॉर्ड होता है। वैसे ही किसी भी भाव के रिजल्ट को पढ़ना है कि आपकी कुंडली का यह पार्टिकुलर भाव कैसा है, तो वह हम उसके सब लॉर्ड से समझते हैं। यहाँ एक बात मैं और ऐड करूंगा, कृष्णमूर्ति पद्धति के अनुसार कोई भी ग्रह अच्छा या खराब नहीं होता। यानी यदि ट्रेडिशनली आपने पढ़ा है कि सिंह लग्न की कुंडली है तो शनि खराब होता है, छठे भाव का स्वामी है या ऐसा, जबकि ऐसी बात नहीं है। चूंकि ग्रह के द्वारा मिलने वाला रिजल्ट मैटर करता है। किसी भी बात को मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, आप कुंडलियों पे जब अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रह का रिजल्ट जिन भावों के वो रिजल्ट को दे रहा होता है, उसके आधार पे हम अच्छा या बुरा का निर्णय लेते हैं। कोई भी एक ग्रह पूरे जीवन के लिए अच्छा नहीं हो सकता। रीजन क्या है? आप किसी काम को करना चाहते हैं, आपको घर खरीदना है, तो आपकी कुंडली का जो ग्रह घर खरीदवाने में आपके लिए मदद करेगा, वह ग्रह आपका अच्छा हो जाएगा। जब आपको घर बेचना है तो उस टाइम में जो प्लेनेट आपको घर बेचने में मदद करेगा वो प्लेनेट आपके लिए अच्छा हो जाएगा। किसी को शादी करनी है तो उसके लिए जो ग्रह शादी में मदद करेगा, सहायक होगा, वह ग्रह अच्छा होगा। किसी को तलाक लेना है तो जो ग्रह तलाक लेने में मदद करेगा वह ग्रह अच्छा होगा। इस बात से आप सब भी ऐसे जो मैं बता रहा हूँ रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि सिंपली वैदिक के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये देखते हैं सिर्फ इतना कि ये छठे का स्वामी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बुरा हो गया, या यह 8वें का स्वामी है तो यहाँ ये पर्याप्त नहीं है कहने के लिए कि हाँ ये बुरा है। सिर्फ इतना कंडीशन पर्याप्त नहीं है जब तक कि हम उसके द्वारा मिलने वाले रिजल्ट को नहीं देखें। सबसे बड़ी समस्या यहाँ यही आती है कि हम कैसे जज कर पाएंगे कि आपकी कुंडली का कोई ग्रह अच्छा है या बुरा है। तो सबसे सटीक कृष्णमूर्ति पद्धति में इसका उत्तर आपको मिलता है। जो हमने नक्षत्र और सबलॉर्ड्स के स्तर पे जो बात की थी उसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं हो तो मोबाइल में एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर आता है, उस एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। उस एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर केपी सेक्शन में जाके नाड़ी सिग्निफिकेटर्स आता है या नक्षत्र नाड़ी आता है, उस नक्षत्र नाड़ी में आप चले जाएंगे और वहां आप चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक चार्ट आपके सामने खोला है। ये हैं ग्रह, ये हैं स्टार यानी उसके नक्षत्र स्वामी, और ये हैं सबलॉर्ड यानी उसके नक्षत्र स्वामी। यहाँ मैं कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि आप इसको सीख जाएंगे अपनी कुंडली के अनुसार अच्छा या बुरा ग्रह को चेक करना। आइए 9 ग्रह है, इसी पे मैं आपको समझाता हूँ। किसी भी कुंडली में ये जो प्लेनेट होता है इससे ज्यादा पावरफुल इसका स्टार लॉर्ड होता है।
और इस स्टार लॉर्ड से ज्यादा पावरफुल ये सब लॉर्ड होता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने यहाँ भी कुछ देर पहले आपसे कहा कि यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली का कौन सा ग्रह अच्छा या बुरा है। वैसे ये सेक्शन ही अधूरा मैंने कहा, अधूरा इसलिए कहा कि जब तक हम पार्टिकुलर कोई एक घटना को नहीं पकड़ेंगे कि किस परिप्रेक्ष्य में आप चेक कर रहे हैं, तब तक ये क्वेश्चन सही नहीं है, हम नहीं कह सकते। तो अब एक पार्टिकुलर हम घटना ले लेते हैं धन के लिए। जैसे आजकल लगभग सभी लोगों को धन की आवश्यकता है, पैसे की जरूरत है, तो आपको चेक करना है कि आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह धन के लिए अच्छा है, यानी धन देने वाला है। इस आधार पे हम चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा ग्रह सही है। वैसे ही जैसे आप ये परिप्रेक्ष्य बदल देंगे, यानी धन हटा दें, आपको शिक्षा देखना है, तो फिर उस आधार पे आपकी कुंडली के कोई दूसरा ग्रह अच्छा बन जाएगा। यदि आपको देखना है कि मुझे घर खरीदना है, इस आधार पे देखेंगे तो फिर अलग ग्रह आ जाएगा। तो अभी हमारा जो पॉइंट है देखने वाला, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, फॉर मनी, यानी पैसे के लिए कौन सा ग्रह अच्छा होगा आपकी कुंडली में। तो धन के लिए कुंडली में 2, 6 और 11 भाव आते हैं, 2, 6, 11। 2 नंबर भाव आपकी सेविंग्स को बताता है, जो आपने रखा है, परिवार के द्वारा मिलने वाला भी धन है। 6ठा भाव नौकरी के द्वारा या जो आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू मिलने वाला धन है। और 11वां भाव जो आपके विश फुलफिलमेंट यानी लाभ का है, वह है। तो ये 2, 6, 11 धन के लिए अच्छे नंबर होते हैं, यानी इसको आप यहाँ पे पॉजिटिव मानेंगे। और 5, 8, 12 धन के लिए बुरा नंबर होता है, ये बैड कॉम्बिनेशन होता है। बैड क्यों होता है? इसके होने से आपके पैसे फंस जाते हैं, और खासकर आप बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कुंडली में कोई ग्रह ये 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन दे रहा है, तो इस स्थिति में समझिए कि आपका पैसा फंसेगा, तो बिजनेस डूबने की संभावना ज्यादा होगी। अब इसी 2 पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इस कुंडली में चेक करते हैं। आपको 3 तरह से देखना होता है। पहला, जो पॉजिटिव कॉम्बिनेशन आप में है या नहीं। दूसरा, निगेटिव कॉम्बिनेशन। और एक तीसरा फैक्टर होता है। तीसरा कैसे? कुंडली में 12 भाव होते हैं, यहाँ पे हमने 3 और 3, 6 को ही मेंशन किया, बाकी तो 6 बचे हुए हैं। तो जो बचे हुए हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं। तो न्यूट्रल वाले आपके लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि आप कहीं किसी जगह घूमने गए, वहां आपके फ्रेंड है, तो आपके लिए एक सपोर्टिव फैक्टर हो गया। आपका दुश्मन है तो एक डर बना रहेगा, और वहां ना फ्रेंड है ना दुश्मन है तो कोई इशू नहीं है, आप बहुत सी जगह घूमने जाते हैं, कोई समस्या नहीं, घूम के आ जाते हैं। तो वैसे ही यहाँ चेक करना है। तो आइए हम सबसे पहले केतु को चेक करेंगे कि क्या इस कुंडली में केतु धन के लिए अच्छा नंबर है या नहीं है। तो केतु में जब हम देखेंगे, यहाँ प्लेनेट स्तर पे चेक कीजिए, तो इसमें 8 और 12 है, 2, 8, 12 है, यानी धन के लिए जो 8, 12 यहाँ 5, 8, 12 मैंने बैड कॉम्बिनेशन लिखा था, उसमें का 8 और 12 यहाँ आ गया। स्टार लॉर्ड में 5 और 6 नंबर आया, और इसके सब लॉर्ड में 4, 5 आया। आप इन नंबर्स को एक साथ मिला के देखना होता है। तो इस प्रकार से केतु में 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, तो ये कहा जाएगा कि केतु धन के लिए अच्छा नहीं है। अब हम वीनस की बात करेंगे कि वीनस कैसा है। तो वीनस में आप चेक करेंगे तो वीनस में सिर्फ नंबर 2 है, और यहाँ 6 है, 11 नंबर नहीं है। लेकिन यहाँ 8 है और यहाँ 5 है, यानी 5 और 8। तो निगेटिव का भी इसमें कॉम्बिनेशन मिला और पॉजिटिव का भी कॉम्बिनेशन मिला। तो इसे हम 50-50 कह सकते हैं। ये मिला जुला रिजल्ट देगा। मिला जुला रिजल्ट से मतलब ये धन लाएगा भी और धन खर्च भी होगा। अब हम सूर्य में चेक करते हैं। तो सूर्य में जब आप चेक करेंगे तो 2 नंबर और 11 नंबर मिलेगा। इसमें 6 नंबर नहीं है, लेकिन साथ ही साथ नंबर 8 और 12 भी नहीं है। 12 यहाँ है, सिर्फ 12 है, 8 और 12 नहीं है। तो इस हिसाब से हम इसको चेक करें और ये कहा जाए कि सूर्य कैसा है धन के लिए, तो सूर्य अच्छा है, क्योंकि जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है 5, 8, 12 वह इसमें नहीं आ रहा। पॉजिटिव नंबर 2 और 11 इसमें आ रहा है, तो सूर्य अच्छा है।
अब बात करेंगे चंद्र के लिए कि चंद्र कैसा है। तो चंद्र में प्लेनेट लेवल पे 7-11 है, लेकिन जो इसका नक्षत्र और उप नक्षत्र है इसमें आप चेक करेंगे तो 8 और 12, फिर यहाँ नंबर 8 है। तो हम चंद्र को पैसे के लिए सही नहीं कहेंगे। सही इसलिए नहीं कहेंगे कि हमने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल स्टार होता है और स्टार से ज्यादा पावरफुल सबलॉर्ड होता है। तो इसका रिजल्ट कैसे दिखेगा? पैसे आपके पास जितने आएंगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएंगे। 10 या 20 रुपए आपके पास आए, पता चला 50, 60, 70 रुपए का आपके पास खर्च बचा हुआ है, वो निकल जाएगा। अब हम यहाँ ऐसे ही चेक करेंगे मंगल को कि मंगल कैसा है। मंगल को जब आप देखेंगे तो यहाँ पे 8 नंबर है, यहाँ पे 5 नंबर है, फिर यहाँ पे 8 नंबर है, यानी 5 और 8 जो निगेटिव कॉम्बिनेशन है वो आ गया। धन के लिए नंबर 2 सिर्फ है, यानी 6 और 11 इसमें नहीं आए। तो मार्स भी धन के लिए पॉजिटिव नंबर नहीं बता रहा, यानी पॉजिटिव प्लेनेट नहीं होगा। अब बात करेंगे राहु का। तो राहु में देखिए 2 यहाँ है, 11 यहाँ है और 6 यहाँ है। तो 2, 6, 11 का कॉम्बिनेशन बन जा रहा है, लेकिन निगेटिव से मिला के हम देखें तो 5 और 8 यहाँ है। तो 2, 6, 11 ये वाला कॉम्बिनेशन पूरा बन रहा है और 5, 8, 12 का सिर्फ 5 और 8 आ रहा है। तो कुल मिलाकर राहु भी अच्छा है, धन वाले मामले में स्ट्रेंथ आपको दे रहा है। अब हम जुपिटर की बात करेंगे। जुपिटर में नंबर 2 यहाँ है, नंबर 2 यहाँ है, 5 निगेटिव वाला और फिर यहाँ पे 8 नंबर, फिर यहाँ 8 नंबर। तो इस स्थिति में इसमें थोड़े से खर्च आपके ज्यादा बनेंगे और पैसे फंसने की संभावना ज्यादा हो जाएगी। शनि की जब बात करेंगे तो शनि में देखिए 6 नंबर और यहाँ 11 नंबर। तो 6 और 11 अच्छा है, बाकी 8 और 12 इसमें नहीं है। तो शनि धन के लिए भी अच्छा नंबर रखा है, शनि अच्छा ग्रह है। अब हम बात करते हैं मर्क्यूरी का। तो 1, 9, 10, 3, 8, 10 और फिर 4, 5, 6। धन वाले नंबर में सिर्फ 6 नंबर है, 11 नहीं है। बाकी धन के फंसने की बात करें तो 5 और 8 नंबर है। यानी इस प्रकार से आप एक एक स्टेप फॉलो करते हुए आसानी से अपनी कुंडली में किसी भी पार्टिकुलर घटनाक्रम के लिए अच्छा या बुरा ग्रह निकाल सकते हैं। अब यहाँ एक मन में और बात आ सकती है कि बहुत से लोगों की कुंडली में हो सकता है कि पूरा कॉम्बिनेशन 2, 6, 11 नहीं बन रहा हो, ठीक है, या 5, 8, 12 पूरा नहीं बन रहा हो, या किसी 1 या 2 ग्रह में बन रहा हो। तो मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्या जैसे इसी कुंडली की हम बात करें, जो शनि है और मंगल है, ये धन देने वाले ग्रह हैं, शनि और ये मंगल, सॉरी हमने यहाँ सूर्य को निकाला था, सूर्य और शनि ये धन देने वाले नंबर हैं। तो क्या इस जातक के पास 2 ही ग्रह धन देंगे, या जनरली जब महादशा और अंतरदशा आप जानते हैं तो क्या इन 2 ग्रहों की महादशा या अंतरदशा में ही धन आएगा? तो यहाँ मैं एक बात क्लियर करूंगा, कुंडली के 12 भाव धन देते हैं, 1 से लेके 12 भाव तक। 2, 6 और 11 ये धन के प्रारंभिक तौर पे कारक भाव माने गए। यदि एक आदमी डॉक्टर है तो उसके पैसे कुंडली के 6, 8, 12 भाव से आते हैं। 6ठा भाव बीमारी पेशेंट का है, 8वां सर्जरी का है, 12वां हॉस्पिटल का है, तो उससे संबंधित विभाग से पैसे आते हैं। कोई आदमी टीचर है तो उसकी कुंडली के 5वें और 9वें भाव से उसके लिए पैसा आता है। यानी जिस भाव से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं वही आपको पैसा देता है। कोई भी आदमी यदि एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है तो 12 नंबर भाव उसको पैसा देगा। कोई भी व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ पूजा पाठ कर्म कांड करता है तो 9वां भाव उसके लिए पैसा लाता है। कोई आदमी बिजनेस करता है तो 7वां भाव उसके लिए पैसा लाता है। आप ऑनलाइन वर्क करते हैं तो 3rd हाउस पैसा लाता है। तो कहने का तात्पर्य है कुंडली के 12 भाव पैसा देते हैं। तो आपके काम के अकॉर्डिंग इसमें और भी भाव ऐड हो जाएंगे। जैसे यदि कोई आदमी कमीशन का काम कर रहा है
किसी भी प्रकार की ब्रोकर या दलाली का काम कर रहा है तो 5, 8, 12 नंबर दलाली को भी इंडिकेट करते हैं, कमीशन वाले काम को भी बताते हैं। तो इस प्रकार से उसके लिए 5, 8, 12 निगेटिव नंबर नहीं होंगे। यानी यहाँ एक कंक्लूजन निकल के आता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी एकदम प्रिसाइजली आपके काम के अकॉर्डिंग, आपका जो प्रोफेशन है, जो कंडीशन आपकी है, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता है कि क्या अच्छा है आपके लिए या क्या बुरा है। यहाँ पे आप इन जनरल सेंस में किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं कह सकते। तो उस आधार पे आपको चेक करना होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हाँ इसमें क्या सही है या क्या गलत है। इसमें यहाँ तक में किसी को कुछ पूछना है तो थोड़ा बताइए, जो मैंने अब तक बताया था। सर जैसे इस चार्ट में कैसे बताएं कि ये आदमी को क्या करियर ज्यादा सूट करेगा, क्योंकि इनके 8 नंबर तो बहुत ही आ रहे हैं। आवाज नहीं आ रही मैम, क्या बोला आपने? सर अभी आ रही है? हाँ हाँ बोलिए। सर जैसे ऐसे में क्लाइंट को हम ये भी सजेस्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स करियर तो बहुत सारे होते हैं, पर ऐसे में क्या सजेस्ट करें कि किस तरह का करियर इस आदमी को सूट कर सकता है, कि जिससे, क्योंकि सूर्य और एक शायद राहु को छोड़ के बाकी जो नॉर्मल जो धन के भाव होते हैं वो नहीं है इतने, तो धन की तो आवश्यकता इंसान को जीवन भर रहती है। तो ऐसे में उसको क्या सजेस्ट किया जाए कि जैसे आपने बताया कि 5 और 9 हो तो टीचर बनेगा, तो क्योंकि ये धन के तो विरुद्ध भाव हो गए ना, 6 और 10 अच्छा होता है, 5 और 9 तो उसके हिसाब से बुरा हो गया, लेकिन वो टीचर बने तो उसके लिए अच्छा हो गया। तो ऐसे उसके लिए इस वो अच्छा कुंडली हो में, गया जी। हाँ, इस कुंडली में जातक को क्या सजेस्ट किया जाए कि कोई भी, सपोज इसमें चंद्र की दशा चल रही हो या कोई भी ग्रह की दशा, तो उसको किस तरह का काम सजेस्ट किया जाए कि वो जो नेगेटिव नंबर भी है उसके लिए वो पॉजिटिव हो जाए। यहाँ मैं बात आपसे ये करूंगा, जैसे सबसे पहले आपने प्रोफेशन की बात की, तो हम प्रोफेशन लेते हैं कि ऐसे भी ब्लाइंडली किसी की भी कुंडली में, चूंकि कुंडली में भाव 12 हैं और 12 भाव हैं और इसके अकॉर्डिंग आप ये सोचते हैं, जैसे सिंपली हम इंजीनियरिंग का ले लेते हैं तो 27 से 30 ब्रांचेज होते हैं इंजीनियरिंग में। यानी पार्टिकुलर आपने किसी को कहा कि इंजीनियर बनने का है तो अब भी पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आप उसका प्रोफेशन नहीं पूछें। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यदि एक सिविल इंजीनियर है तो उसकी कुंडली में चौथे भाव की इंपॉर्टेंस होगी, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ है। राइट। अभी करंट में नया चल रहा है, जैसे ये सब गूगल फेसबुक ये सारी चीजें आए हैं, आप जैसे अमेजन पे कोई प्रोडक्ट आप सर्च करते हैं, आप खरीदते नहीं है, खरीद लेते हैं, तो फिर उस ईमेल आईडी से जितने आपके अकाउंट्स जुड़े हुए हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, जो भी यूट्यूब है, वहाँ उसका ऐड आने लगता है। ये क्लाउड इंजीनियरिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे कुछ इसको बोलते हैं। तो ये वाली भी काफ़ी डिमांड में आई है। तो जहाँ भी इंटेलिजेंस ऐड हो जाता है तो वहाँ 5वां भाव आ जाता है, यानी ये इंजीनियरिंग 5th हाउस से रिलेटेड हो गई। कोई पेट्रोकेमिकल्स, गैस, इन सब इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है तो वहाँ 8th हाउस आ गया, 8वें भाव से जुड़ गया। यानी किसी एक प्रोफेशन में भी इतने सारे ब्रांचेज हैं कि जब तक आपसे क्लियर ना करे, उसको ना बताए, तो हम ऐसा नहीं कह सकते ये क्या बनेगा। वैसे ही हम डॉक्टर का ले लेते हैं, अपने सिर से लेके यानी बाल से लेके और पैर तक पहुंच जाइए तो मुझे लगता है सैकड़ों इसमें डॉक्टर के विभाग होते होंगे। सिर्फ फिजिशियन या सर्जन भी पर्याप्त नहीं है, सिर्फ आप हड्डी का भी ले लें वो पर्याप्त नहीं है, इतने सारे हैं। तो उसके काम के अकॉर्डिंग ही हम उसको बता पाएंगे कि हाँ ये ऐसा है। क्योंकि कुंडली का जो कॉन्सेप्ट है 9 ग्रह 12 भाव का, ये तो जो हजारों वर्ष से वैसे ही आ रहा है, लेकिन अभी ये जो हमारी 2021 चल रही है, 21वीं सदी है, इसमें चेंजेस काफी ज्यादा हुआ है। तो आपको एक एस्ट्रोलॉजर के रूप में अपडेट रहना पड़ेगा कि जहां आप हैं, जिस सोसाइटी, जिस लोकेलिटी में, वहां क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। अभी कुछ समय पहले तक आपके पास लोग ये पूछने नहीं आते कि क्या मैं एग्रीकल्चरल में पढ़ूंगा, आगे करूंगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जब इसको प्रोत्साहन दिया गया तो फिर एग्रीकल्चर की भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पहले वो भी नहीं होती थी। तो उसको भी आपको समझना होगा, उस अकॉर्डिंग ही हम बता पाएंगे। अब यहाँ पे बात मान लीजिए हम 8 और 12, जैसे सपोज कीजिए राहु की ही दशा चल रही है, तो हम इस आदमी को क्या सजेस्ट करेंगे? या दशा से नहीं मतलब है, कोई भी प्रोफेशन 10th हाउस से रिगार्डिंग होता है, तो
तो यहाँ ये मान के चलिए कि कुंडली का 10th भाव, और ये राहु यही डिसाइड करेगा आपके प्रोफेशन के बारे में। तो आप 7 और 11, 6 और 11 अच्छा नंबर है, धन के लिए बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। यहाँ एक प्रॉब्लमेटिक फैक्टर नंबर आ जा रहा है 8, यानी इस 8 को भी ले लेना है, और यहाँ 5 नंबर है, इसको भी ले लेना है। तो आप कैसे करेंगे? तो 8वां भाव मैन्युफैक्चरिंग का भी है, यानी कोई आदमी यदि प्रोडक्ट को बना के फिर सेल करता है तब भी ये एनर्जी उसकी यूटिलाइज हो जाएगी। यदि कोई आदमी कमीशन पे काम करता है, यानी सामने वाले पार्टी से वो माल लिया और दूसरे को दिया, बीच का कमीशन उसका हुआ। कमीशन और इन्वेस्टमेंट में अंतर है। जब इन्वेस्टमेंट की बात होगी तो वो 12वें भाव से आएगा, वहां पहले आपको पैसा देना होता है, फिर आप माल लेके आते हैं, फिर बेचते हैं। कमीशन में क्या है कि आपने माल लिया, जो बिका वो बिक गया, जो नहीं बिका आपने रिटर्न कर दिया, बीच का कमीशन आपका हुआ, तो वो हम 5 और 8 से लेते हैं। तो इस तरह से आप मैंने जो समझा है कि कुंडली एक आपको लाइफ के लिए प्लानिंग का काम करता है, आपको निर्देशित करता है कि इस हिसाब से आप काम करें तो ज्यादा अच्छा आप कर पाएंगे। क्लियर सर, बहुत एकदम अच्छे से बताया आपने, थैंक यू सो जी मच। काफी बढ़िया बताया। सुमन जी, मेरा एक प्रश्न है, मैं करूं? हाँ हाँ एकदम करें, जो आएगा तो मैं निश्चित अभी बताऊंगा। आज ही संयोग से मेरे को एक जैन साध्वी जी से मिलना हो गया। अभी उनका एक प्रश्न ये था कि ये फील्ड में, यानी कि साध्वी जी के फील्ड में ऐसे कौन से योग होते हैं, कौन से ग्रह होते हैं, यानी कि केपी के हिसाब से, जो साध्वी बन सकते हैं, साधु साध्वी। और दूसरा ये था कि उनके चेले कैसे बने ज्यादा, वो कौन से भाव से देख सकते हैं? अब यहाँ देखिए, यहाँ हम जो साध्वी, क्या साधु साध्वी बताया ना आपने, जो स्पिरिचुअल होता है वही। हाँ, तो 8th हाउस जो होता है कुंडली का, वो आध्यात्मिकता का, स्पिरिचुअलिटी का होता है। यानी किसी को अपने लाइफ में ग्रो करना है स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में, तो वहाँ 8वां भाव होता है। यहाँ मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देना चाहूंगा। 2 प्रकार के आपको स्पिरिचुअल लोग मिलेंगे जो साधु सन्यासी आप बोले। एक जो सन्यास जीवन में है और करोड़ों और अरबों की संपत्ति है उनके पास, श्री रविशंकर जी हैं, सदगुरु जी हैं। दूसरा वैसे आपको सन्यासी साधु संत मिलेंगे जिनके पास ज्ञान है, पैसा नहीं है। तो इस स्थिति में क्या है, जो कुंडली का 8th हाउस है, यहाँ पे जो आपके धर्म त्रिकोण वाले भाव हो जाते हैं 1, 5 और 9, हाँ, जब इसका संबंध 8वें से होगा और फिर साथ में 12वें से। 12वां इसलिए कि फिर भटकना, निर्जन जगह, कहीं कोई वो उनका ठौर ठिकाना नहीं है, वो ऐसे जगह पे आपको मिल जाएंगे जहाँ आपने सोचा नहीं होगा। अच्छा, तो ये आपको स्पिरिचुअलिटी के लिए है, प्योर स्पिरिचुअलिटी के लिए। लेकिन यदि इसी में जो आदमी पैसे की इच्छा है, यानी पैसा भी आए, जैसे वो लोग हैं, एक ब्रांड बन चुके हैं, तो ऐसे लोगों में इन हाउसेज के साथ साथ, यानी 8 और 12 जो है, इसके साथ साथ 10 और 11 नंबर, धन वाले नंबर 2, 6, 11 और प्लस 10। अब अच्छा। इसमें जिसके पास जितना नंबर होगा वो आदमी उतना फेमस बनता जाता है, समझ रहे हैं? अच्छा, जी बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये सब में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें भी अंतर है ना। बहुत से लोग हैं जो काफी लेवल तक पहुंच चुके हैं, जी जी जैसे जी एक जी ब्रांड बन गए, सदगुरु जी ब्रांड है। तो जी। ऐसा पॉसिबल है कि मैक्सिमम चीजें मिले। 10 नंबर क्या है, धन का नहीं है, प्रतिष्ठा का है, तो वो ब्रांडिंग का है, जो इमेज देता है। जी तो जी, ये चीज है। तो 10 यदि नंबर वो, ब्रांडिंग का, इमेज का ना? हाँ हाँ, अच्छा। यानी और जल्दी से उनकी पॉपुलैरिटी फैल जाती है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि हाँ, उनमें टैलेंट होता है, लेकिन लोग उनको जानते नहीं है, उनके जी बारे में लोगों को पता नहीं है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं, तुरंत एडवर्टीजमेंट, टीवी या फेसबुक जो भी प्रचार के माध्यम है उसके थ्रू तुरंत छा जाते हैं। जी तो जी ये चीज 10 नंबर का सबसे बड़ा रोल होता है। जी, बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से। अभी और इनके फॉलोअर, इनके चेले ज्यादा बने, वो कौन सा भाव बताता है? अब उनको क्या चाहिए, 10 नंबर ही तो पॉपुलैरिटी का है। जैसे ज्यादा पॉपुलर होंगे तो फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ते जाएंगे, लोग उनसे जुड़ते जाएंगे। 10 अच्छा, नंबर नहीं होगा तो फिर उतनी उनकी पॉपुलैरिटी नहीं बन पाएगी, तो फिर क्योंकि उनके जो लोग 10, पॉपुलर होते हैं उन्हीं के फॉलोअर्स होते हैं। तो फिर जो 10 नंबर का हाउस दे रहा है उसके रिलेटेड उनको एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से रेमेडीज दे सकते हैं?
हाँ, दिया जा सकता है। जो ग्रह 10 नंबर दे रहा है उनकी चीज हाँ। ज्यादा इस्तेमाल करे तो काम होगा। वैसे एस्ट्रो वास्तु के बहुत सारे आयाम होते हैं, तो यहाँ मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाकी आपको यदि आता है तो वो कर सकते हैं 10 के साथ में, क्योंकि 10 जी नंबर ही है। वो जी प्लेनेट, स्टार, सबलॉर्ड सभी उसमें देखे जाते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने सुमन जी, बहुत अच्छा बताया। यानी कोशिश कर रहा हूँ ये कोई नहीं ये और मैं आपके यूट्यूब चैनल पे भी आपको सुनता हूँ मैं। जी, धन्यवाद। जी जी जी। और किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें तो बताइए। ये देयर इज वन क्वेश्चन। हेलो। यस सर। ये जैसे 5-8-12 की बात की, धन के लिए खराब है लेकिन अध्यात्म जीवन के लिए अच्छा है। इट मीन्स लाइक दैट नो। तो हाँ, ये मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये सबलॉर्ड या स्टार लेवल पे आए तो ज्यादा सक्सेस देंगे। हाँ, अब यही बात है, जैसे मैंने अभी सर कुछ देर पहले कहा था कि ये पार्टिकुलर आपको देखना है जब तक एक रेफरेंस पॉइंट नहीं लेंगे घटनाक्रम का। जैसे भी एक आदमी काफी धनी मनी है, उसको धन को छोड़ना है, कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी में जाना है। और यहाँ मान लीजिए, मैं इसको 1 मिनट सर रुकेंगे, यहाँ आप मान लेते हैं, इसी वीनस में मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ 5, 8, 12 है, और यहाँ उसके स्टार लेवल में और सब लेवल में मान लीजिए 2, 6, 11। तो इस स्थिति में 2, 6, 11 ज्यादा पावरफुल हो गया। ऐसा नहीं है कि 5, 8, 12 का रिजल्ट नहीं आएगा, वो भी आएगा, लेकिन ये कंप्लीटली यदि सोचें कि हम धन छोड़ के पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के लाइन में चले जाएं, तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 2, 6, 11 धन तो इनको देगा ही, पीछा तो करेगा। सेम पॉइंट मींस ठीक है, वहीं 2, 6, 11 यहाँ आ जाए और 5, 8, 12 यहाँ आ जाए, तो फिर 5, 8, 12 ज्यादा पावरफुल हो गया। ज्यादा स्ट्रांग अब हो जाए। इसके अकॉर्डिंग ये क्या करें, तो वहीं बन जाए, यानी धन के साथ जो स्पिरिचुअल का जो कॉम्बो चल रहा है, तो वो चीज इनके लिए ज्यादा हो जाएगा। तो एक तरह से प्रोफेशन बन गया। लेकिन जिसका माइंड सेट ही होता है कि नहीं, हमको पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में ही जाना है, तो फिर उसके लिए यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। Even sir, 5, 8, even 8 number is also जैसे इंश्योरेंस का पैसा जो होता है, इंश्योरेंस मनी इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द 8, या हाँ। इंश्योरेंस सेक्टर में जो काम करते हैं उनके लिए भी 8 इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, 8 Because- नंबर इम्पोर्टेंट होता है, तो उनके लिए 8 से ही पैसा आने वाला है। तो यहाँ उसको 8 को कैसे मानेंगे कि इट विल गिव अ माइनस और इट विल गिव अ प्लस? एक भाव कई सारे रिजल्ट को देता है। जैसे हम एस्ट्रोलॉजी जितने लोगों ने जब भी स्टार्ट किया होगा सीखना, या जो लोग अभी भी सीख रहे हैं, मतलब प्रोफेशन में फिर भी सीख रहे हैं इंटेंशनली, बुक से या कहीं पढ़ के या कुछ भी, तो जरूर उस दशा में आप चेक करेंगे 8th हाउस होगा, क्योंकि 8th हाउस रिसर्च का है और अनएकेडमिक एजुकेशन का है। जब आप किसी स्कूल में, कॉलेज में एडमिशन लेके जब पढ़ते हैं तो वहाँ 9th हाउस आता है। लेकिन जब बिना एकेडमिक आप एडमिशन लिए जब पढ़ते हैं, सीख रहे होते हैं, जैसा भी ये ऑनलाइन हमारी है, तो ये अनएकेडमिक ही है। तो ये सारी चीज़ें 8th हाउस बताता है। एक बच्चा है जो 6, 7 ईयर्स का है, 10 ईयर्स का है, 12 ईयर्स का है, उसमें 8th हाउस उसके रिसर्च के पॉइंट को बताएगा। जैसे आप अपने घर परिवार अगल बगल में देखेंगे, एक छोटा बच्चा है, वो पूछेगा पंखा चल रहा है तो पंखा क्यों चल रहा है, बिजली क्या है, क्या, जैसे उसको नहीं समझ है, तो जो उसके आसपास चीजें हो रही हैं तो वो हमारे हिसाब से लगेगा कि वो अनयूजुअल क्वेश्चन पूछ रहा है, जबकि वो भी एक रिसर्च का ही है। और यहाँ सिर्फ एक भाव को आप अकेले करके नहीं देख सकते। जैसे एजुकेशन के जो भाव हैं 4, 5, 9, 11, इसके साथ जब 8 नंबर आएगा तो बच्चा एजुकेशन में रिसर्च माइंड वाला हो जाएगा, कि कुछ ना कुछ वो सोचता रहेगा, खोजता रहेगा। जब आदमी जॉब वाले प्रोफेशन में है, कहीं नौकरी कर रहा है, तो यहाँ पे 2, 6, 11 साथ में जब 8वां आएगा तो वैसे लोग एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग या किसी फील्ड में एक्टिव हो जाते हैं नौकरी करते हुए। क्योंकि नौकरी कर रहे हैं तो 6 और 11 है, तो 8वां का रिजल्ट कहीं ना कहीं तो मिले। यदि 8वां किसी प्रकार से लग्न से कनेक्ट हो गया तो वो बीमारी देगा, टेंशन देगा। नहीं तो धन से कनेक्ट हो रहा है तो वो लोग एस्ट्रोलॉजी में आ जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो नौकरी के साथ एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। मतलब आप सिंपली एक भाव को अलग करके इंटरप्रेट करेंगे तो किसी रिजल्ट पे नहीं पहुंचेंगे, मतलब मेरे अनुसार। बाकी हाउस ग्रुपिंग अलग हो सकता है। चाहिए।
अच्छा, ये सब लॉर्ड है, ये सब लॉर्ड भी किसी का नक्षत्र लॉर्ड होता है, इवन किसी के नक्षत्र में होता है, उसका इम्पैक्ट भी तो पड़ता होगा उसमें। अब ये चीजें जब जैसे मान लें, आपके कहने का मतलब है 7th का सब लॉर्ड सन हुआ, ठीक, तो सन है, फिर हाँ, इसका ये वो भी स्टार है, किसी के फिर इसका नक्षत्र ये में है। सब है, फिर उसका सब वो देंगे तो वो वैसे देखेंगे तो फिर वो होगा कि उसका भी तो कोई सब लॉर्ड होगा। हाँ, तो ये किसी न किसी एक्चुअल नक्षत्र। कृष्णमूर्ति जी ने यहीं तक बताई थी। बाकी अब जो लोगों ने आगे एक्सटेंडेड किया, तब वो क्या है कि अब इस सब लॉर्ड के भी स्टार को ले रहे हैं। जैसे आपको चंद्र को पढ़ना है, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ मैं आता हूँ, चंद्र को देखना है, तो यहाँ ये चंद्र को देखेंगे, केतु को, फिर राहु को, फिर राहु का जो स्टार है, तो राहु का स्टार मून है, फिर इसको, फिर इस मून का सब है ये, तो फिर ये स्थिति दूसरी पद्धतियां हो जाती हैं। मैं तो यहीं पे केपी में, अच्छा, आप रीडर 6 तक पढ़ेंगे तो मैं यहीं तक लेता हूँ। अच्छा, बाकी ठीक। आगे लोगों ने अलग अलग अपने पद्धतियों का नाम दिया है, 3 स्टेप, 3.5 स्टेप, 4 स्टेप, 6 फोल्ड, बहुत सारे हैं थ्योरी, तो वो नहीं कही जा सकती। ठीक है सर, थैंक यू सर, सुमन जी, थैंक सर, यू। वेलकम। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? रतन सर, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी, आ रही है सर आपकी आवाज। हाँ जी, हाँ जी सर, आज के लिए मेरा इतना ही रहने देते, क्योंकि मेरा टाइम आपने 2 बजे से दिया था, मैंने अपना 3:30 से दूसरे क्लास का शेड्यूल रखा है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा सुमन सर जी, बहुत अच्छा केपी के बारे में आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक रिक्वेस्ट है आप आपसे, सुमन सर एक रिक्वेस्ट है सर, आप क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जरा उसके बारे में भी परिचय देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, कभी कर लिया जाएगा, उसमें आज केपी का था तो केपी के लिए हमने कहा नहीं, सिर्फ टॉपिक्स आप क्या क्या पढ़ाते हैं इसके अलावा। केपी में सारी चीजें कवर की जाती हैं। नहीं सर, केपी के अलावा जैसे आप एस्ट्रो वास्तु पढ़ते हैं। केपी ही पढ़ाते हैं, मूर्ति स्पेशलाइजेशन केपी है। किसी को आज वाला टॉपिक में और कुछ कहना है तो बताइए, नहीं तो फिर आज के लिए मैं विराम लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, आप स्क्रीन को ओके कर दीजिए। मंत्री जी, सर अपनी स्क्रीन को रिमूव तो किया दो। यस, धन्यवाद सुमन जी, आपका बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी केपी के बारे में। और जैसा कि मैंने पूर्व में आप सब लोगों को बताया कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आप जिस भी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं उसके लिए अलग अलग विद्वान जो है वो हमारे पास में अवेलेबल है, और उनके डेमो आप देख रहे हैं। जैसा सुमन जी का आपने केपी के बारे में देखा।